ओबीसी आरक्षण ये क्लास है, राइट, वो कास्ट वाइज नहीं है। और मराठा आरक्षण को जो सबसे ज्यादा तीखा विरोध किया है वो कुणबी समाज ने किया है। 80% मराठा जो आप बोल रहे हैं इस तरह भीकेला जर लागला है, आप बोल रहे हो उस तरह बहुत गरीब अगर है, तो ये किसने रखा? तो ये लड़ाई है सेंटर में, संसद में। तो सारी लड़ाई संसद में होनी चाहिए। हाँ। सम्माननीय जरांगे पाटिल साहब का दूसरा मतलब फेस जो है वो संसद को घेरो वाला होना चाहिए। बिल्कुल सही बात तो कही वो नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र को घेर कर आप क्या करेंगे? महाराष्ट्र सरकार 50% का कानून तोड़ नहीं सकती क्योंकि वो स्टेट के इसमें है ही नहीं। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में जाने माने विचारक, लेखक, संशोधक, साहित्यिक और एक प्रखर वक्ता प्रोफेसर जावेद पाशा सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। आवाज इंडिया। विषय है आरक्षण का, और जिस तरह से समूचे महाराष्ट्र में आग लगी है मराठा आरक्षण के कारण, और मराठा आरक्षण के कारण कई तरह की घटनाएं भी घट रही हैं, कई जगह हिंसा भी हो रही है, आगजनी हो रही है, कई ऐसे मुद्दे भी हैं। लेकिन मुद्दा है मराठा आरक्षण का, मुद्दा है आरक्षण का। तो आरक्षण की परिभाषा क्या है? आरक्षण किसे दिया जा सकता है या किसे नहीं दिया जा सकता, और इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, इस पर हम आज सर से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहला मुद्दा कि आरक्षण का अर्थ क्या है। ये बेसिक सवाल फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग जो अभी तक समझ नहीं पाते कि आरक्षण मतलब क्या। और दूसरी बात यह है कि आरक्षण महज 2% शायद हो सकता है समूचे देश में, अगर हम लोग सरकारी नौकरियों की बात करें, तो इसके बावजूद भी आरक्षण के लिए इतना संघर्ष क्यों? देखिए, पहली बात तो आरक्षण के संघर्ष का या आरक्षण की पार्श्वभूमि का एक ऐतिहासिक संदर्भ है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पहली बार इस समाज के तमाम वंचितों के लिए आवाज उठाई। वो वंचित जो एक मनुवादी ढांचे के तले शिक्षा से, प्रशासन से, अर्थव्यवस्था से, राजनीति से बाहर कर दिए गए। बाहर कर दिए जाने का अर्थ उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं था। वहां वो प्रतिनिधित्व पैदा कर पाए ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। सिस्टम तो ये था कि वो प्रतिनिधित्व की कोशिश ही नहीं करे, इसलिए उनको शिक्षा की बंदी, नगर प्रवेश बंदी, व्यापार बंदी, वाचन बंदी, सब बंदी थे। महात्मा ज्योतिबा फुले के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो छत्रपति शाहू महाराज का जमाना आता है, क्योंकि छत्रपति शाहू महाराज अंग्रेजों के काल में एक नई व्यवस्था का दर्शन देख पा रहे हैं। पहली बार अंग्रेजों ने भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पहले राजेशाही थी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अंग्रेजों ने कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम लाया जिसके तहत प्रशासन ये लोगों के द्वारा, लोगों के हिस्सेदारी से चलाया जाए, ऐसा ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में एक डेफिनेशन थी। सातारा के गादी के हमारे, कोल्हापुर गादी के हमारे छत्रपति शाहू महाराज ने यह देखा कि पूरा शासन प्रशासन तो केवल एक जाति जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं उन्हीं के अख्तियार में है। साइमन कमीशन ने 1927 में जो सर्वेक्षण किया उसमें भी बताया कि 99% केवल ब्राह्मण समाज के हाथ में है। वो इसलिए है कि ब्राह्मण समाज ने शिक्षा का एकाधिकार अपने पास में रखा, और प्रशासन में, राजनीति में प्रतिनिधित्व के लिए किमान शिक्षा की जरूरत होती है। तो इस देश का अठड़ा पगड़ जाति का आदमी, अब उसमें सभी धर्म के लोग आ गए, मुसलमान भी आ गए, जो हिंदू है वो भी आ गए, जो सिख है वो भी आ गए, जो ईसाई है वो भी आ गए। इन सबके 80% पिछड़े लोगों को एक मनुवादी ढांचा, शासन प्रशासन समस्त संस्थाओं में प्रतिनिधित्व से मनाही कर देता है। तो पहले 1902 में छत्रपति शाहू महाराज ने कहा कि मेरे वो लोग जो उत्पन्न करते हैं, अर्थनीति का जो बेस है, ऐसे लोग उत्पन्न तो करते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था में वो कहीं नहीं है। शिक्षा के लिए जो साधन लगते हैं, शिक्षा की संस्थाएं हैं, उनका पगार हम देते हैं, पगार के लिए जो लोग टैक्स भरते हैं वो शिक्षा संस्थाओं में कभी नहीं दिखते। मैं इतना बड़ा राजकाज चलाता हूं, जिन पर राज करता हूं वो 90% मेरी मेहनत वाली जनता है, लेकिन राजकाज करने के लिए मेरे पास में जो प्रशासन है इसमें इनके नुमाइंदे नहीं है। तो छत्रपति शाहू महाराज ने 1902 में 50% रिजर्वेशन का कानून पहली बार इस देश में पारित किया और स्पष्ट भूमिका ली। तमाम पिछड़े समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की तरतूद कर रहा हूं। क्यों प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की तरतूद? क्योंकि आरक्षण न हो तो वो मनुवादी ढांचा है जो शूद्र अतिशूद्र कहकर तो उनको समस्त इकाइयों से बाहर कर देता है। लड़ाई यही है, एक तरफ प्रतिनिधित्व,
प्रतिनिधित्व के लिए कानून, क्योंकि धर्म का कानून है मनुवादियों के पास में, ये आप कहीं भी एंट्री नहीं कर सकते। तो कैसे एंट्री करेंगे? एक कानून एंट्री नहीं बताता है तो उसके खिलाफ दूसरा कानून एंट्री बनाने वाला बताना पड़ता है। तो छत्रपति शाहू महाराज ने 1950 में कानून बनाकर समस्त धर्मियों को, चाहे मुस्लिम, ईसाई, सिख जो भी हो, हम 1956 में बुद्धिस्ट बने, उसके बाद में एंट्री हुई, लेकिन उसके पहले सभी पिछड़ों को 50% प्रतिनिधित्व का आरक्षण का कानून छत्रपति शाहू महाराज ने दिया। यह है इसकी थ्योरी। बिल्कुल, आपने कही कि प्रतिनिधित्व ये है इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। संविधान ने भी जो प्रतिनिधित्व था उसमें SC/ST के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन दिया जी। और जो ओबीसी है उनके लिए आर्टिकल 340 की व्यवस्था की जी। तो ये जो इसके बाद जो प्रभावशाली जातियां भारत में है, चाहे महाराष्ट्र का मराठा हो या फिर गुर्जर हो, जाट हो या फिर आंध्र का कापू हो, इन्हें भी लगता है कि अब जाके हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये कितना जायज है? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब 340 लिखा, 341 और 342 की तो बात ही नहीं है, वो प्रीवियसली शुरू था। ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 197 के तहत शेड्यूल कास्ट का आरक्षण ऑलरेडी किया हुआ है, आदिवासियों को प्राप्त था। 340 जब लिखा तब बाबा साहब ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी थी कि केवल जाति के नाम पर अनुसूचित जाति जमाती या आदिवासियों की ही जरूरत नहीं है प्रतिनिधित्व की, बल्कि मेरे इस देश में मेहनत करने वाली ऐसी भी कौमें हैं जो हिंदू कहलाती हैं, जो मुस्लिम कहलाती हैं, लेकिन वो अस्पृश्य नहीं है। इसके बावजूद भी उनकी स्थिति अस्पृश्य जैसी है। अस्पृश्य होने का मतलब केवल टच करना नहीं है, अस्पृश्य होने का मतलब समस्त इकाइयों से बाहर कर देना है। तो ऐसे समस्त समस्याग्रस्त समाज को आरक्षण देने के लिए 340वां लिखा। 340 में बाबा साहब ने लिखा कि ये अदर बैकवर्ड क्लास है जो किसी कास्ट से नहीं जुड़ता। ओबीसी आरक्षण ये क्लास है, राइट, वो कास्ट वाइज नहीं है। अब इस क्लास को बनाते वक्त में क्या क्राइटेरिया रखा गया? आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ समाज, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ समाज और प्रशासन में सहभागिता से पिछड़ा हुआ समाज, ये 3 अंगों से पिछड़ा हुआ समाज ये ओबीसी में आएगा। लेकिन उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी, आपने शेड्यूल कास्ट का ले लिया, ये भानगड़ आप क्यों करते हो, ये तो आपका एरिया नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरा एरिया है, क्योंकि मैं इस देश का कानून बनाने वाला अध्यक्ष करके मसूदा समिति का नियुक्त हुआ हूं, तो न्याय देना मेरा काम है। तो आप जो कह रहे हैं कि कौन ओबीसी है, इसकी पहचान नहीं है, तो वही मैं 340 में लिखता हूं कि ओबीसी कौन है, इसकी पहचान राष्ट्रपति 3 साल के अंदर करेगा और इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। बाबा साहब के इसी कानून के तहत आरक्षण ओबीसी को पहचान के तहत मिला है। अब काका कालेलकर आया। काका कालेलकर एक ऐसा आयोग है जिसने कहा कि हाँ 340 के तहत ओबीसी की हम पहचान करते हैं, और इतनी बड़ी लिस्ट दी काका कालेलकर ने। और दुनिया का सबसे अजब ये अध्यक्ष है कि अपने ही अध्यक्षीय पूरी प्रणाली को नकार देता है कि हाँ ये सही है कि ओबीसी बहुत पिछड़ा है वगैरह वगैरह, उसे आरक्षण देना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष करके मैं अपने ही अहवाल से सहमत नहीं हूँ। ये यानी एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दिया कि इसने मर्डर किया है, इसको फांसी दे दो, लेकिन इस फैसले से मेरी सहमति नहीं है। तो उस तरह से वो गया। उसके बाद में मंडल आयोग का आंदोलन चला। मंडल आयोग के आंदोलन ने एक बात देखिए, अभी जो मराठा का आरक्षण है, असल में मराठाओं में वर्ग संघर्ष है। हाँ, ये वर्ग संघर्ष हर ओबीसी में है। बिल्कुल, हर समाज में, पिछड़े समाज में भी एक अगड़ा समाज बन गया है, और वो अगड़ा समाज अपने ही समाज को दबाकर समस्त संस्थाओं पे प्रभाव रखता है, अपने ही कुनबे में लेकर चलता है, जिससे बचा हुआ समाज पिछड़ जाता है। अब ओबीसी के तहत जो आरक्षण निकला, मंडल आयोग के विरोध में कमंडल आया, बीजेपी ने एंटी भूमिका ली, और इस देश में क्या क्या हुआ इसको इतिहास दोहराने की जरूरत नहीं है। अब जब ओबीसी का रिजर्वेशन मिला 27%, अचानक सुप्रीम कोर्ट में केस गई। बड़ी मजे की बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% के ऊपर दे नहीं सकते। अब ओबीसी के साथ समस्त बाकी रिजर्वेशन में पहले से आने वाले अनुसूचित जाति जमाती सब पर 50% का रिस्ट्रिक्शन लग गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट को पता था कि ओबीसी समाज ही 55% है जिस वक्त केस गई थी। जब वही 55% है और 27% पहले से इनको मिला हुआ है, और बचे हुए लोगों को मिलाकर 50%, ये इस देश की प्रकृति को नहीं भाएगा, इसके ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, इन लोगों ने कहीं 68% है, कहीं 72% है, शेड्यूल 9 में डालकर उन्होंने आरक्षण दिया हुआ है। अब महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है। क्या रख रहे हैं ये लोग
कि मराठा मागास वर्ग है। हम्म। 14 जुलाई 2014 को एक जीआर निकला। हम लोगों ने 2009 से आंदोलन चलाया था मुस्लिम मागास वर्गीयों को आरक्षण देने का। हाँ, हमारा आंदोलन और मराठाओं का आंदोलन साथ साथ में चला बिल्कुल साथ चला। और 14 जुलाई 2014 को जीआर निकला कि मराठाओं को 16% और मुस्लिम समाज को 5%। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह मराठा संघर्ष में वर्ग संघर्ष है, उसी तरह मुस्लिम समाज में भी वर्ग संघर्ष है। ये वर्ग संघर्ष मुस्लिमों के 80% पिछड़ा हुआ समाज और मुस्लिमों के 15-20 अगड़े समाज, उसी तरह मराठाओं का 80% पिछड़ा हुआ समाज और 15-20% मराठा का लबालब समाज, इसका संघर्ष था। तो 16% और 5% का जीआर एक साथ है। बाद में फडणवीस आए, फडणवीस साहब ने मुसलमानों का रिजेक्ट किया धर्म के नाम पर। हाँ, लेकिन इसके पहले का एपिसोड बड़ा मजेदार है कि कोर्ट में गई केस, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण को सबसे नकार दिया। उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने फाइंडिंग में दिखाया है कि जो 11 कंडीशंस है पिछड़े होने की, उसमें से एक भी मराठा समाज पूरा नहीं करता। बिल्कुल, हाँ, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ 22 शर्तों का एक जीआर निकाला था हाँ, कि ये शर्तें अगर पूरे करते हैं तो स्टेट मागास वर्ग आयोग उसको रिकमेंडेड करेगा। ये 22 में से 22 भी मराठा समाज पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद में आपने दोनों तीनों आयोग देख लिए, बापट भी देख लिए, बाकी सबके अहवाल को दृष्टि में लेते हुए मराठा समाज का आरक्षण यूनानिमसली सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। मुस्लिम समाज के साथ में क्या हुआ, ये कोर्ट मुंबई न्यायालय में गई। मुंबई न्यायालय ने कहा कि 5% एजुकेशन का रिजर्वेशन ये संवैधानिक है, मुस्लिम का वो कंटिन्यू किया जाए और जो नौकरियों का आरक्षण 5% दिया गया है उस पर से मांगा गया था कि भाई आपने जो 5% दिया है तो कौन सी मद में कितने जगह है, क्लास 1 में कितने हैं, हाँ, बिल्कुल, क्लास 2 में कितने हैं, 3 में कितने हैं, कौन से जगह कौन से, ये सब डाटा हमें दो। तब तक के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। स्टे कब मिलता है, जब साइड लीगली हो तो ही स्टे मिलता है। लेकिन साइड लीगल नहीं होने से मराठा समाज का सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम समाज का 6 माह के अंदर चर्चा में लाना था वो, और उसका कानून बना था। फडणवीस सरकार ने मतलब इंडिविजुअली देवेंद्र फडणवीस जी ने जातीय भूमिका ली और कहा कि इस्लाम को मानने वालों को दिया नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी नहीं है, बिल्कुल। इसके बावजूद उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। अब मराठाओं का 16% का आरक्षण देने के लिए पूरी मिनिस्ट्री काम में लगी। हाँ, सभी लगे। आयोग बना, ये बना, वो बना, मैनिपुलेट किया, राणे आयोग बना, बहुत किया उन्होंने। हाँ। और अभी इस स्थिति पे महाराष्ट्र आकर खड़ा हो गया है कि मुस्लिम आरक्षण की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, चर्चा लेकिन मराठाओं को आरक्षण देने के लिए ये आंदोलन इतना सुलझ गया है कि गाड़ियां फोड़ी जा रही हैं, काफी आमदारों पे हमले किए जा रहे हैं, आमदारों को घेराव किया जा रहा है। आप देख रहे, जालना बंद हुआ, बीड बंद हुआ, यवतमाल तक ये आंदोलन आ गया है। तो ये सब हो रहा है। यस, बिल्कुल ये हो रहा है। और एक मेरे पास कुछ उसके, जैसा आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कही, तो एक डॉक्टर सुहास पर्शिकर है जो समाजशास्त्री है जी, उन्होंने जो एक कुछ एनालिसिस किया है। वो कहते हैं कि 1962 से 2004 तक लगभग 2430 एमएलए बने, बराबर है। उसमें से 55% एमएलए जो है मराठाओं के हैं, बराबर है, 1336, बराबर। और 454 जो प्रतिशत जो शिक्षण संस्था है वो मराठा समाज के पास में है। जो विश्वविद्यालय में 60 to 75% जो प्रतिनिधित्व है वो मराठा समाज का है। स्टेट के 105 साखर कारखाने जो है उसमें 86 मराठा समाज के पास में, और 71.4 सहकारी संस्था जो है मराठा समाज। ये डाटा हमने रखा है इसके पहले। 75 से 90% तक जमीन भी मराठा समाज के हाथ में। और अब तक 56 से लेकर 2014 तक जो सीएम बने हैं उसमें 12 मराठा समाज के हैं। तो ये अगर सोचा जाए तो मराठाओं को आरक्षण कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि वो मागास की गिनती में आते ही नहीं है। तो और एक इश्यू ये भी है कि कहा जाता है कि लोक संख्या मराठाओं की 32% है, और लेकिन आरक्षण 60% क्यों, ये भी एक इश्यू आता है। और दूसरी ये बात भी है कि इनका भी कोई सेंसस नहीं है, इसलिए ये भी जो फिगर्स है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा कि हाँ। मराठा का जो पॉपुलेशन है वो 32% आता है। हाँ। इसकी कहीं भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। यस। अब ये 32% कर रहे हैं तो कुणबी प्लस मराठा, हाँ, दोनों इंक्लूड कर रहे हैं। तो कुणबी ऑलरेडी आया हुआ है ओबीसी में। और मराठा आरक्षण को जो सबसे ज्यादा तीखा विरोध किया है वो कुणबी समाज ने किया है।
नागपुर से लेकर पुणे तक, पुणे से लेकर मुंबई बंबई तक तक, मुख्यमंत्री से मीटिंग करने तक Yes. सारा कुणबी समाज अगड़ा रहा। हाँ। आपने देखा कि नागपुर में जो पूरा पूरा क्या पूरा उपोषण का आंदोलन हाँ, चला, आप बबन भी राव थे तायवाड़े उसमें, जी और हाँ। बाकी हम भी उसमें शामिल थे, काफी संगठनाएं शामिल थी। तो ये मोस्टली कुणबी लीडरों के द्वारा किया हाँ, गया था। हाँ। तो एक फाइट कुणबी वर्सेस मराठा, ये एक फाइट है। दूसरा, आपने पहला जो डाटा बताया कि मराठाओं के पास में 70 to 80% सारे पावर है। हाँ, अब बिल्कुल। उसमें हम बाइफरगेट नहीं करेंगे, सारे पावर। सारे पावर से जब सारे पावर 80% के लगभग इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, एजुकेशनली, है ना, हाँ। पॉलिटिकली, इसका अर्थ मराठा समाज का क्या 4-5% हाँ, मराठा क्रिमिलियर ही जो है। पावर में रहा है और अपने समाज का एक्सप्लॉयटेशन किया है Exploitation उसने। किया है, सही बात अगर है। ऐसी बात है तो जरांगे पाटिल साहब से गुजारिश है कि आप इस पर बहुत तीखा बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात आप कही आपने। भुजबल साहब पे जो बोल रहे हैं, हाँ, उससे भी डबल तीखा आपने इन लोगों अपने पे बोलना बात चाहिए, करनी चाहिए, सही बात है। है ना। अभी हमने आज ही देखा कि मुशर्रफ साहब की भी गाड़ी फोड़ दी गई। हाँ, हाँ। अरे भाई, आपके समाज के ही लोग 80% पावर में रहे, 12-12 मुख्यमंत्री रहे, तो पहला निशाना सवालों के झड़ी का आपका मराठा नेता ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप सम्माननीय अजित पवार साहब को घेरना चाहिए। हाँ, आप सम्माननीय पूरे मराठा नेताओं को घेरकर बोलना चाहिए कि पूरी 80% संपत्ति महाराष्ट्र आजाद हुआ तब से, 80% पावर महाराष्ट्र आजाद हुआ तब से, सागर कारखाने से लेके सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी 80% हमारे पास। इसके बावजूद भी 80% मराठा जो आप बोल रहे हैं इस तरह भीकेला जर लागला है, आप बोल रहे हो उस तरह बहुत गरीब अगर है, तो ये किसने रखा? ये मुसलमान ने नहीं रखा, ये तेली ने नहीं रखा, ये माली ने नहीं रखा, ये शेड्यूल कास्ट विजय ने नहीं रखा। तो आपके ही नेता अगर आपके विरोध में है, तो हम तो वही कह रहे हैं ना, हर पार्टी ने मुसलमानों के चंद नेताओं को लीडरशिप दी और बाकी सारे मुसलमानों को भंगार के काम में लगा दिया। हमारा 5% भी हम इसीलिए मांग रहे जायज। सही बात, बिल्कुल जायज बात है। ये जो आरक्षण की लड़ाई है, अब दूसरा मुद्दा है कि 50% का बाइंडेशन है और जरांगे पाटिल कह रहे हैं कि मुझे ओबीसी में ही चाहिए। हाँ, वो कुणबी प्रमाण पत्र देने की बात भी करे, सशक्त देना चाहिए। अब कुणबी प्रमाण पत्र पे मैंने एक वीडियो डाला था साहब, हमारा जस्टिफिकेशन ऐसा है कि हमें भी इसकी मुश्किल गई थी प्रमाण पत्र लेने की। तब हमने कहा था कि छत्रपति शाहू महाराज ने जो रिजर्वेशन का कानून 1902 में पास किया, उसमें अनुसूची 155 पर मागास वर्ग मुस्लिम करके लिखा हुआ है और उसकी यादी दी गई है। अच्छा, ओके। वो तो असल में आरक्षण के जनक का ऑर्डर है। हाँ। वो आप ग्राह्य नहीं मानोगे। और अभी मराठाओं को देना है तो आप कहोगे कि उर्दू या फारसी या मोड़ी में लिखा हुआ निजाम का मार, यानी जिसे तुम एक तरह से दुश्मन ही करार दो ना, पुलिस एक्शन हो तो दुश्मन ही करार दो भारत का। तो दुश्मन का दिया हुआ प्रमाण पत्र आप मराठाओं के लिए ग्राह्य मान रहे हैं, लेकिन छत्रपति शाहू महाराज का ऑर्डर मुसलमानों के लिए जो है वो ग्राह्य नहीं मान रहे। तो ये तो साफ साफ मुसलमानों के खिलाफ अन्याय है। हम तो बोलेंगे इसके विरोध में। और रहा 50% का जो सवाल, तो जब कोर्ट ने इसको लिमिटाइज कर ही दिया है, तो अब ये चढ़ाई महाराष्ट्र में होकर फायदा नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये है कॉन्स्टिट्यूशन का मामला। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब लॉ बन जाता है तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह समझा जाता है। तो ये लड़ाई है सेंटर में, संसद में। तो सारी लड़ाई संसद में होनी चाहिए। सम्माननीय जरांगे पाटिल साहब का दूसरा मतलब फेस जो है वो संसद को घेरो वाला होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो वो नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र को घेर कर आप क्या करेंगे? महाराष्ट्र सरकार 50% का कानून तोड़ नहीं सकती क्योंकि वो स्टेट के इसमें है ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर कभी कभी शंकाएं पैदा होती है कि ये कैसा आरक्षण का ये आंदोलन कैसा है कि महाराष्ट्र सरकार के अख्तियार में नहीं है। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ करना है, अगर 55% से आगे मराठा समाज को अगर देना है 16%, तो आपने कहा वो एक बात सही है कि भाई 32% आप है तो बाकी भी कौमें कर रही ना, हमारा भी तो परसेंटेज गिन लो। इसके तहत ही ओबीसी की जनगणना का मुद्दा लाया। वो जनगणना नहीं कर रही कि चलो एक बार जनगणना कर ही दो, तो मराठा एक्चुअली कितना है, कुणबी एक्चुअली कितना है, तेली माली कितना है, समझ में तो आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आंदोलन की दिशा मतलब किसको टारगेट कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल ये सही बात आपने कही कि आंदोलन की दिशा क्या होनी चाहिए, ये भटक गया है शायद, क्योंकि इसका जो मेन फोकस है वो पार्लियामेंट होनी चाहिए, संसद होनी चाहिए, दिल्ली का दरबार होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद स्टेट पे दबाव डाल के कोई इसका फायदा नहीं है। एक
एक और जैसा आपने कहा कि 9th शेड्यूल में अगर आपने इसे ऐड किया जी। तो फिर बातें बन सकती है, तो इसका क्या अर्थ है, किस तरह से इसे किया जा सकता है? एक स्पेशल प्रोविजन है शेड्यूल 9 में ओके। कि जनहितार्थ, केंद्र शासन और राज्य शासन के हितार्थ, ओके। देश में शांतता सुरक्षा के हितार्थ ओके। और जन कल्याण के हितार्थ ओके। शेड्यूल 9 में किए गए कार्य इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ओके। जिस तरह जमीनों को एक्वायर किया जाता है, तो लोग तो नहीं चाहेंगे अपनी खेती की जमीन दे, अपना घर दे, प्लॉट दे। सही बात है। तो जब जनहितार्थ यानी रोड बनाने के लिए, कोल माइंस बनाने के लिए, बिल्कुल। कोई मिनरल माइंस बनाने के लिए राइट। वो जमीन जब एक्वायर करनी होती है तो उसको शेड्यूल 9 में डाला जाता है। राइट। तो जिसकी जमीन ली जाती है उसको मुबादला जो देना हो एज वो इट इज दिया जाता है, सही बात लेकिन वो देना ही पड़ता है उसको, क्योंकि वो कोर्ट में नहीं जा सकता। हम्म। शेड्यूल 9 कोर्ट में एप्लीकेशन करने से बयान कर देता है। राइट। तो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु तमिलनाडु ने जो 50 के ऊपर बढ़ाया है उसमें शेड्यूल 9 डालकर रखा है। वहां पर 72% चल रहा है ना, हाँ बिल्कुल है। वहां पे 62% भी चल रहा है हाँ। और 69% भी चल रहा है। हाँ। तो महाराष्ट्र सरकार में अगर इतनी ही हिम्मत है तो शेड्यूल 9 में डालकर जो अभी रिजर्वेशन है उसको धक्का न लगाते हुए, हमारी भी मांग क्या है, मराठाओं को मत दो, ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कह रहा, बिल्कुल मुसलमान भी ये कह रहा है कि हमको 5% बिल्कुल दो, दो, लेकिन 100%। मराठाओं को उसका जो जायज है वो भी दो। बिल्कुल तो हम भी ये कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर ये निर्णय ले ले, आप विशेष अधिवेशन बुलाकर पारित कर दो कि भाई जो अभी स्थायी आरक्षण है उसको धक्का न लगाते हुए प्लस इतना आरक्षण बना के शेड्यूल 9 में डाल के हम लागू कर रहे हैं। बिल्कुल, ये स्टेट के पास पावर है, पावर स्टेट के पास हाँ। कर सकता है। शेड्यूल 9 में डालने का दोनों के पास पावर है, हाँ। सेंटर के पास में भी है, स्टेट के भी पास में है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का जो डिस्कशन था मराठा आरक्षण के संदर्भ में और मुस्लिम आरक्षण के संदर्भ में, तो ये दोनों जो मुद्दे हैं इस पे बहुत बेबाकी से और बहुत तार्किक तरीके से प्रोफेसर पाशा साहब ने अपनी बात रखी। सर उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की दिशा क्या होनी चाहिए, इसको भी सर ने विस्तार से समझाया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस संदर्भ में, हाँ। कि जिस तरह वो सर्वेक्षण के डाटा हाँ। डॉक्टर साहब ने जो दिए, हाँ। हमारे पास में भी 2 सरकारी आयोगों के डिटेल्स और डाटा है। एक न्यायमूर्ति सच्चर, हाँ। रंगनाथ मिश्रा, और सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र राज्य ने डॉक्टर महमूदुर रहमान कमेटी बिठाई थी, जिसके सिफारिश पर उसने 8% देने का बोला, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 5% दिया था। क्या है इसमें फैक्ट एंड फिगर? वो बोल रहे हैं कि 80% साकर कारखाने मराठाओं के पास में है, शिक्षण संस्थाएं 60 to 80% इनके पास में, मंत्री इनके, 12 मुख्यमंत्री इनके। महमूदुर रहमान कमेटी ये बताती है कि महाराष्ट्र जब से आजाद हुआ तब से बिलो पॉवर्टी लाइन 2006 का वो सच्चर का रिपोर्ट है, उसके बाद में 2020 में ये आरक्षण लागू हुआ, 2021 में। तब महमूदुर रहमान कमेटी ये कहती है कि लगभग 31% मुस्लिम बिलो पॉवर्टी लाइन है, 31%। और उसी आयोग में ये कहा गया है कि पूरे मुसलमानों के लगभग 38% मुसलमान भूमिहीन है, 51% नौजवान रास्तों पे धंधा करता है, उसको धंधा करने के लिए ये नहीं है। शिक्षा का प्रमाण 6% है, वो भी प्राथमिक में। और लोन जो बैंकों से व्यवसाय के लिए जाता है वो 2.5। सरकारी नौकरियों में टोटल स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलमान केवल 2% है। ये तो लीगल डाटा रखा हुआ है और उसी पर 5% मिला था। तो मराठाओं को दीजिए, हम मराठाओं के समर्थन में, लेकिन 5% मुसलमानों को भी मिलना चाहिए, ये हमारी पूरक मांग है। बिल्कुल, मुस्लिम समाज को भी 5% आरक्षण मिलना चाहिए। और एक डाटा है और ये कहता है कि कितनी दुर्दशा है और कितनी विडंबना है कि जिस समाज के पास सब कुछ है उसके लिए तो आप बिल्कुल काफी लीड कर रहे हो, लेकिन मुस्लिम समाज का डाटा जो कह रहा है कि सबसे बुरी अवस्था में है आजादी के बाद, लेकिन उसके लिए कोई संघर्ष नहीं कर रहा, ये भी एक विडंबना है, क्योंकि हम लोगों ने भी इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। और उस पर भी एक बात आपको कहना चाहूंगा एडिशनल, कई लोग हम लोगों को कहते हैं कि देखो मराठाओं के जैसा संघर्ष करना पड़ता है तब कहीं जाके आरक्षण मिलता है। मैंने उनको कहा, भैया हम मुस्लिम हैं, हम अगर 500 लोग भी रास्ते पर निकलते हैं तो 5000 पुलिस पहुंचती है। अगर हमने एक भी एसटी जलाई ना तो मोर्चे में जितने हैं वो तो अरेस्ट करके लिए जाते हैं, पूरे खानदान वालों को अरेस्ट किए जाती है। और
कलम लगनी है एक, वहां 50 कलम निकलते हैं, तो आरक्षण तो रहा अलग, 10 साल 20 साल 25 साल हमको कोर्ट के अपनी जमानत चक्कर। के लिए चक्कर मारने पड़ते, सही। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक रात में विरोध में चले जाता है। बिल्कुल तो मराठाओं के आरक्षण का और हमारे आंदोलन का ऐसा फर्क है। बिल्कुल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सच्चाई है देश की, कि देश किस मोड़ पे है और मुस्लिम समाज को किस तरह से टारगेट किया जाता है, ये भी बात सर ने रखी है। तो सर ने आज बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी और आंखें खोलने वाली बातें रखी। मुझे लगता है कि, मुझे उम्मीद है कि सरकार भी इसे समझे और देश के लोग भी, महाराष्ट्र के लोग भी, सभी लोग जाने इसको कि सच्चाई क्या है मराठा आरक्षण की और मुस्लिम आरक्षण की, और किस तरह से टारगेट किया जाता है। सर, आप हमारे बीच में हमसे जी। बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। थैंक यू।